आदाब मीडिया के सभी दोस्तों को और सभी साथियों का बहुत बहुत खैर मकदम है, स्वागत है। जैसा कि आपको सब मालूम है कि किस लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, क्योंकि जब हम लोग रिहा हुए मंडे को, पीर को, तो मीडिया की कॉल मुस्तकिल आ रही थी और बार बार वो जानना चाहते थे कि आखिर क्यों तिहाड़ जेल सबको भेजा गया, क्या वजह थी कि 30-30 लोगों को जो AMIM के हैं उनको क्यों भेजा गया। तो इस पर हम बात करेंगे। मैं ये बता दूं कि 3 हिस्सों में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम तफसील बयान करेंगे कि कैसे अरेस्टिंग हुई हम लोगों की और क्या हुआ, और सेकंड नंबर पे राजीव रियाज साहब बताएंगे कि तिहाड़ जेल में कैसे वहाँ की क्या सूरत हाल रही, और आखिर में हमारे जो सदर हैं जनाब कलीमुल हफीज साहब, वो कानूनी और लीगल जो प्रोसेस रहा है उसके बारे में आपसे गुफ्तगू करेंगे, और उसके बाद फिर ये हाउस को ओपन कर दिया जाएगा। आप जो सवाल करना चाहेंगे वो करेंगे। तो आप सबको मालूम है कि हम लोगों ने जो बीजेपी की तर्जुमान रही, कौमी तर्जुमान प्रवक्ता नुपुर शर्मा, उन्होंने जिस तरीके से गुस्ताखी की हमारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, तो उसके खिलाफ 29 मई 2022 को इसी शाहीन बाग में शिकायत दर्ज कराई गई उनके खिलाफ कि कार्रवाई की जाए, उन पर मुकदमा दर्ज किया जाए, उन्हें जेल भेजा जाए। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई और हम लोग मुस्तकिल जो है वो मुतालबा करते रहे। हमारे कौमी सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब वो भी मुतालबा करते रहे। लेकिन इसके बाद आपने देखा होगा कि फिर एक जो दिल्ली बीजेपी के मीडिया इंचार्ज हैं, प्रभारी हैं, उन्होंने नवीन कुमार जिंदल, उन्होंने भी हुजूर की शान में गुस्ताखी की, और शायद इसीलिए की क्योंकि ऐसा लग रहा था कि बीजेपी में चूंकि ये चलन है कि जो जितना मुसलमानों को और अक़लियतों को बुरा भला कहे, सताए, परेशान करे, तो उसकी तरक्की हो जाती है। और ऐसा ही कुछ माहौल बन रहा था नुपुर शर्मा के लिए कि गोया बड़ी पॉपुलैरिटी हो रही है। वो तो नवीन कुमार जिंदल ने सोचा होगा कि हम भी ऐसा ही करें, और वही किया उन्होंने। बहरहाल हमने 4 तारीख को, हमारे सदर साहब नहीं थे लेकिन बार बार इनका फ़ोन आया कि शिकायत दर्ज होनी चाहिए, और फिर हम शाहीन बाग थाने में गए अपनी लीगल टीम के साथ, और वहाँ पे हमने शिकायत दर्ज की। लेकिन इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। और फिर आपने देखा कि किस तरीके से पूरी दुनिया में एक हंगामा खड़ा हो गया, और हिंदुस्तान की जो बदनामी हुई, जिस तरीके से हिंदुस्तान के लोग जो बाहर रह रहे हैं उन पे घर वापसी की तलवार लटक गई। क्योंकि जो मुस्लिम ममालिक 25-30, जिसमें UAE, ईरान और कतर और इस तरीके से दूसरे ममालिक, वहाँ शॉपिंग मॉल से हिंदुस्तानियों के सामान फेंके जाने लगे। जो सफ़ीर हैं, जो एम्बेसडर्स हिंदुस्तान के हैं, उनको तलब किया गया। तो जब ये तमाम चीज़ें हुई तो बीजेपी थोड़ी सी बेदार हुई और उसने अपना गुनाह कबूल किया और दोनों पे कार्रवाई की। लेकिन हमारा मुतालबा ये था कि कानूनी कार्रवाई हो। ये तो पार्टी लेवल पे कार्रवाई हुई थी। फिर हमारे सदर साहब ने कहा कि दरअसल ये जो काम किया गया, इससे देश का बहुत बड़ा नुकसान हुआ, क्योंकि ये पहली बार शायद हुआ कि इतने ममालिक को तलब किया गया कि आप बताइए कि क्यों हिंदुस्तान में इस तरीके से हो रहा है कि हुजूर की शान में गुस्ताखी की जा रही है, और क्यों अब तक कार्रवाई नहीं हुई। तो इसलिए हमारे सदर साहब ने भी सब तफसील बताएंगे कि UAPA के तहत कार्रवाई हो, और फिर हमने इसकी भी शिकायत दर्ज की। लेकिन जब कार्रवाई नहीं हुई तो इसीलिए हम लोगों ने 9 जून को सुबह 11 बजे जंतर मंतर पर एक प्रोटेस्ट कॉल की, जुमेरात को। आज आप सुन रहे होंगे कि तमाम जुमा चुना जाता है, लेकिन हम लोगों ने जुमेरात चुना। ये जुमा या ये सब नहीं है, हम वक्त का इंतजार नहीं कर सकते, इसीलिए हमने जुमेरात चुना। और जुमेरात को 11 बजे ये कॉल दी, और वीडियोस मौजूद है। हमने जहां जहां भी अपील की, आप देखिए वहां पे हम लोगों ने बार बार, हमारे सदर साहब ने, कि बहुत ही शांतिपूर्वक, कोई गैर जरूरी नारा नहीं लगाएगा, लेकिन जो हक बात है वो जरूर कही जाएगी, जो हक नारा है वो जरूर लगाया जाएगा।
जो जुल्म हो रहा है, जो ज्यादती हो रही है, उसके खिलाफ आवाज जरूर उठाई जाएगी। ये बात हम लोगों ने कही और इसके लिए बाकायदा हमने पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में एक एप्लीकेशन दी कि हम जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। लेकिन प्रोटेस्ट से कुछ घंटे पहले यानी रात में हमें करीब 8-9 बजे ये इत्तला दी जाती है कि आपका प्रोटेस्ट जो है वो कैंसिल कर दिया गया, आप नहीं कर सकते। अच्छा, इससे पहले आज तक मैंने नहीं देखा कि किसी प्रोटेस्ट में इतनी ज्यादा कॉल, हमारे सदर साहब के पास कोई ऐसी एजेंसी नहीं है जान जिसने कॉल न की हो। हमारे पास कॉल आई और तमाम जो हमारे जो एक्टिव वर्कर थे, जो कारकुनान थे, सबके पास कॉल आती रही और सब बार बार ये कह रहे थे क्या परमिशन मिल गई, क्या परमिशन मिल गई, क्या परमिशन। इसका मतलब ये है कि उन्हें परमिशन नहीं देनी थी, तो अगर नहीं देनी थी तो पहले बता देते। लेकिन बिल्कुल 8-9 बजे रात में ये मना किया गया। इसके बाद अब आप समझ लीजिए कि तकरीबन 30 से 40 हजार लोग जंतर मंतर पर पहुंचने वाले थे, क्योंकि मसला जो है वो सियासी नहीं था, मसला अकीदत का था। जिस तरीके से हुजूर की शान में बार बार गुस्ताखी की जा रही थी और उसको जस्टिफाई किया जा रहा था कि नहीं हमने सही किया है, तो इसलिए अवाम में बड़ी बेचैनी थी और वो आने के लिए तैयार थे। जो हमें खबरें मिल रही थी बहुत बड़े पैमाने पे, उसको रोकना एक बड़ा काम था। किस तरीके से हमारे सदर रात भर जग के लोगों को रोकना एक बड़ा काम होता है। देखिए, कॉल देना बड़ा आसान है कि आप कह दीजिए साहब कि आ जाइए, लेकिन फिर रोकना वो एक मुश्किल काम था। लेकिन इसके बावजूद हम लोगों ने, हमारे सदर साहब ने बाकायदा मैसेज किए, लोगों को कन्विंस किया अपने तमाम कि भाई कैंसिल हो गई है, प्रोटेस्ट नहीं होगा। यानी पूरा एक संवैधानिक जो आईनी चाराजोई हो सकती है वो हम लोगों ने किया। और इसके साथ ही हम लोग एसीपी ऑफिस पहुंचे, पार्लियामेंट स्ट्रीट में एसीपी साहब से मुलाकात की तो वहां ये तय पाया कि साहब जंतर मंतर पर तो हम नहीं करने देंगे, लेकिन अगर आप मेमोरेंडम देना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं थाने पे। तो ये हुआ साहब ठीक है हम थाने पे आ जाएंगे। तादाद पहले उन्होंने 4 की, लेकिन हमने कहा 4 कैसे आएंगे, तो फिर कहा 8-10 लोग आ जाइए। और इस तरीके से हम लोगों को 8-10 लोगों को कहा कि आप पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने पे आ जाइएगा, 12 बजे आइएगा। हम लोगों ने उसको भी माना और 2 गाड़ियों को बाकायदा पास इशू किया गया। दूसरे दिन हम लोग पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने पे पहुंचते हैं। उससे पहले खबरें आ रही थी कुछ लोग पहुंच जाते हैं। आप सोचिए कि जहां 40-50 हजार लोग जमा होने वाले हों, ऐसे में अगर मान लीजिए 10-20 लोग और पहुंच गए वहां पे, तो बहरहाल हम लोग 12 बजे, जैसा कि हमें कहा गया था, सदर साहब के साथ हम थे, तो हम लोग 12 बजे पहुंचे। तो वहां आप ही लोग, जाहिर है कि जब इतना बड़ा इशू चल रहा है, पूरी दुनिया में हंगामा मचा हुआ है, तो मीडिया तो पहुंचेगा। वहां पे पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने पे मीडिया पहले से पहुंचा हुआ था। जैसे ही सदर साहब उतरे, उनको मीडिया वालों ने घेर लिया, सवाल पूछने लगे और जैसा कि आमतौर से होता है सवाल जवाब शुरू हो गया। और हमने ये देखा कि पार्लियामेंट स्ट्रीट का थाना जो है वो उसका गेट बंद कर दिया गया। अभी 10 मिनट भी नहीं हुए थे कि पुलिस की गाड़ी आई और हम सबको उठा के ले गई। बिल्कुल जितना बता रहा हूं उतना ही उठा के ले गई। हम लोगों ने कोई ऐसा प्रोटेस्ट भी वहां नहीं किया कि साहब क्यों ले जा रहे हैं, क्या है भाई ले चलिए। हालांकि हमारा राइट था, हम बार बार ये कह रहे थे कि हमें मेमोरेंडम देने के लिए बुलाया गया, हमें मेमोरेंडम देने जाने दीजिए, दरवाजा तो खोलिए थाने का। लेकिन थाने का दरवाजा खोलने के बजाय बस का दरवाजा खोला गया और हमें मंदिर मार्ग थाने ले जाया गया। और ये सब चीजें जो है वो ऑनलाइन है, क्योंकि लाइव प्रोग्राम जो है आप सब वहां मौजूद थे, कई चेहरे हमारे यहाँ जाने पहचाने। फिर हमें मंदिर मार्ग थाने ले जाया गया और वहां पे जहां रखा गया, हमें करीब 12-12:15 बजे हम पहुंचे। जहां पे रखा गया उसकी भी सब फुटेज आप लोगों तक पहुंची होगी कि आप देखिए कि हमें वहां जाकर के बंद कर दिया गया। और इस तरीके से कि जो एसी लगे हुए थे, ना वहां पंखा था ना कूलर था, कोई सहूलत नहीं थी। बैठने के लिए भी हम लोगों ने कहा भाई काफी लोग हैं तो कुछ इंतजाम कर दीजिए, तो वो भी कुछ नहीं किया गया। तो वहां पे लोगों ने जमीन पे वो लोग बैठ गए। और एसी जो लगा होता है उसका जो आउट डोर है वो पीछे था, उसकी वजह जो हीट निकल रही थी। और उस दिन जो टेम्परेचर था वो दिल्ली का वो 45 से ऊपर था। यानी इतने टेम्परेचर में वहां पे रखा गया। और 12 बजे से आप समझ लीजिए कि रात 11, 10:30-11 बजे रात तक कोई एक मुलाकात के लिए नहीं आया। कभी कोई किसी ने नहीं पूछा कि आप भूखे हैं, क्या हैं, प्यासे हैं, कोई किसी ने
कुछ भी नहीं पूछा, जबकि हम भी स्टूडेंट लाइफ से एक्टिव रहे हैं। हमें पता है कि जब अरेस्ट किया जाता है, जब डिटेन किया जाता है, तो कम से कम खाने पीने और नाश्ते का इंतजाम किया जाता है, जो जिम्मेदारी होती है, लेकिन कुछ भी नहीं किया गया। यहाँ तक कि हमारे सदर साहब की गर्मी की वजह से वहाँ तबीयत भी बिगड़ी, और इस दौरान एसीपी साहब से 2 बार मीटिंग भी हमारी हुई, जिसमें उन्होंने ये कहा कि अभी हम 6 बजे छोड़ देंगे, फिर कहा साहब 8 बजे छोड़ देंगे। इस दौरान हमारे सदर साहब की तबीयत भी खराब हुई, हम चीखते रहे, रोते रहे कि हमारे सदर साहब की तबीयत खराब हुई है, कम से कम इनको तो देखा जाए, लेकिन उसके बावजूद कोई पूछने नहीं आया। हाँ, एक एम्बुलेंस आई कि साहब आपको ले जाना चाहते हैं, तो सदर साहब ने ये कहा कि हम अपने कारकुनान को छोड़ करके नहीं जा सकते, आप पहले इन्हें रिहा कीजिए, उसके बाद हम अस्पताल जाएंगे। और फिर आपने ये सुना होगा कि 9:30-10 बजे के करीब हम लोगों की मेडिकल शुरू हो गए, सारे कागजात लिए गए, हम लोगों के आधार कार्ड वगैरह नाम लिखे गए, और ये सब करने के बाद जब एमएलसी की बात आई कि मेडिकल आप लोगों का होगा, तब हम लोगों ने तकरीबन ये मान लिया कि अब हम लोग अरेस्ट कर लिए गए हैं। और इसके बावजूद हमें अभी अंधेरे में रखा गया। हमें कहा गया कि आप पर सिर्फ जो है 188 जो है वो लगाया जाएगा, लेकिन इसके बावजूद आपने देखा कि फिर हमें हवालात में रखा गया, और अभी तफसील और बताएंगे। हवालात में रखा गया और फिर पटियाला कोर्ट में दूसरे दिन हमें करीब 12 बजे पेश किया गया, फिर तिहाड़ जेल हमें भेजा गया। वहाँ की जो सख्तियाँ अभी राजीव रियाज साहब बताएंगे। और उसके बाद फिर हम लोग 3 दिन हमारे जो सदर साहब हैं उनको रोहिणी जेल में भेजा गया 3 लोगों के साथ। हम 27 लोग जो है वो तिहाड़ जेल में रहे, और वहाँ क्या क्या रहा वो सब बताएंगे। फिर मंडे को, जैसा कि हमें पटियाला कोर्ट ने मंडे को फिर बुलाया था, और मंडे को हम लोग आए 9 बजे से, सुबह 9 बजे यानी 6 बजे हम लोग जेल से निकाले गए, और 9 बजे, और वो बस जो होती है वो भी कैसी होती है बहरहाल, तो 9 बजे से हमें यहाँ हवालात में रखा गया पटियाला कोर्ट हाउस में, और 5 बजे तक रखा गया, और फिर 8 साढ़े 8 बजे हम लोगों को परवाना जाता है कि आप लोगों की जमानत हो गई है। और इस तरह हम लोग 11 बजे रात में, पीर को मंडे को 11 बजे रात में तिहाड़ जेल से निकले। तो बहरहाल ये प्रोसेस रहा। और अब हम राजीव रियाज साहब से चाहेंगे कि वो बताएं कि किस तरीके से वो जेल में किस तरीके से सख्तियां रही। वो राजीव रियाज साहब। तमाम हजरात को जय भीम। शिकारियों के किसी जानलेवा खेल में हूँ, अजब नसीब है जो वक्त की गुलेल में हूँ। वो कत्ल करके भी बैठे हुए हैं संसद में, मैं एक रोटी चुरा कर तिहाड़ जेल में हूँ। साथियों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि विरोध प्रदर्शन करना हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार है, और उसी विरोध प्रदर्शन के लिए हम थाने गए थे, सीपी साहब के बुलाने पर गए थे, और शांतिपूर्वक तरीके से 5 लोग थे, कुछ मुट्ठी भर साथी और वहां जमा हो गए। लेकिन उसके बाद जिस तरीके सख्त धाराओं में, गैर जमानती धाराओं पे में हमें अरेस्ट करके और हमारे साथ सख्ती की गई, और जिस तरह के धार्मिक और जाति जुमले हमारे ऊपर कसे गए, तंज किए गए पुलिस के, तो बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही दिल को तोड़ने वाला है। मुझसे ये कहा गया कि भाई आप तो राजीव प्रियदर्शी आपका नाम है, आप तो मुसलमान नहीं, आप यहाँ क्या, आप तो गलती से आ गए। नहीं, मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, मैं प्रदर्शन करने आया हूँ। तो बोले ठीक है, आपके नाम पे आगे मोहम्मद लगा दिया जाए। मैंने लगा दीजिए, उसमें मुझे कोई एतराज़ नहीं, मैं बुद्ध का मानने वाला हूँ, आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मानने वाला हूँ, मुझे कोई एतराज़ नहीं। उसके बाद यही सिलसिला वहाँ जेल तक रहा। जेल तक जब हमारे साथी गए, वहाँ भी यही होता रहा कि जाति और जो धार्मिक जुमले हैं उनको पहले से जो शिनाख्त पता है कि भाई ये कौन लोग हैं, कौन कौन आ रहे हैं। जेल में जाने के बाद अच्छी बात ये रही कि वहाँ जो कैदी थे वहाँ पे वो बड़े सहिष्णु थे, वो उनको जात धर्म में बटे हुए लोग नहीं थे। हालांकि वो चूंकि रिपीटर्स की जेल में हम लोगों को रखा गया, होना तो ये चाहिए था कि हमें जो है फ्रेशर्स की जेल में रखा जाए, लेकिन हमारे सदर साहब को, हम सारे हमारे साथियों को अलग अलग कर पहली बार 3 टुकड़ों में तोड़ा गया, और उसके बाद रिपीटर जहाँ दुर्दांत अपराधी होते हैं उनके बीच में रखा गया, और हमारी जान पे खतरा था। लेकिन चूंकि हमारा सलूक ऐसा था, हमारा व्यवहार ऐसा था, हम लोग ऐसे थे कि बड़ी मोहब्बतों से नवाजा। पानी के लिए तमाम दिक्कतें थी वहाँ पे, पानी उन कैदियों ने हम लोगों को अपने हिस्से का पानी दिया कि भाई आप लोग नहाइए, अपने हिस्से कपड़े दे दिए, भाई आप ये टी-शर्ट ले लीजिए, आप पहनिए। ये मुल्क जो है इसी तरह से चलता आ रहा है, मोहब्बतों से चलता आ रहा है। तमाम मज़ाहिब के लोग, हर सेक्ट और सब सेक्ट के मानने वाले लोग, हर धर्म के मानने वाले लोग
लेकिन हैरानी तब होती है कि जब एक आदमी घोड़ी पर बैठ के फोटो खींचता है गुजरात में दलित, तो उसको मार दिया जाता है। मूछ रखने पर राजस्थान में एक दलित को मार दिया जाता है। उत्तर प्रदेश में पीएसी लगानी पड़ती है घोड़ी पे चढ़ने के लिए एक दलित दूल्हे को। तो आप ये समझिए कि आप किस तरह के भारत का निर्माण कर रहे हैं। क्या आप उसको जाति हिस्सों में और जाति टुकड़ों में बांट के रखना चाहते हैं? धार्मिक आधार पर लोगों के साथ भेदभाव करना चाहते हैं? धार्मिक आधार पर आप कानूनी कार्रवाई करना चाहते हैं? अभी हमारे 2 पुलिस के साथी यहाँ बैठे हुए हैं, वो आए तो और हमसे कहने लगे भाई आपको तो इसकी इजाजत नहीं है। तो हमने कहा भाई क्या हम अपने घर में 10-20 लोग मिलेंगे तो उसके लिए हमें पुलिस की इजाजत लेनी पड़ेगी? हम अपने घरों से निकलेंगे तो क्या पुलिस को इत्तला देनी पड़ेगी हम अपने घर से निकल रहे हैं? ये तो इंतहा हो गई पुलिस की जाति। तो मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस और तमाम जो हमारी केंद्रीय सरकार है उससे ये अर्ज करना चाहता हूँ, दरखास्त करना चाहता हूँ कि जो हिंदुस्तानी समाज है वो तमाम तरह के रंग, रूप, भाषा, जाति, जो तो हजारों जातियां यहाँ पाई जाती हैं, सब एक दूसरे से मिलकर हजारों सालों से यहाँ रहते आ रहे हैं। कितने लोग बाहर से आए, उनको यहाँ पे लोगों ने कबूल कर लिया। अब इसको जो है तोड़ा जा रहा है। सरकार मेरे ख्याल से इसमें कामयाब नहीं होगी। हम लोग कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जाएंगे और लोगों को जगाएंगे। खून हमारा एक है, हो सकता है किसी का मजहब वक्त के साथ जबान, लिबास, खाना, मजहब ये सब बदलता जाता है। आप देखिए मिस्र की जो सिविलाइजेशन थी, आज कल क्या मजहब था, आज क्या है और आगे क्या होगा, ये वक्त के साथ बदलता रहता है। कुछ लोग ना इत्तेफाकी भी हो सकती है, लेकिन मेरा ये जाती मामला है, मेरा मानना है। तो इसको ऐसे जिस तरह से समाज एक धारा है, इसको बहने दिया जाए, इसको जिस तरह सख्ती से मोड़ा जा रहा है, इसको तोड़ा जा रहा है सरकार के द्वारा, ये बहुत खतरनाक है। और जब आप सख्ती करते हैं, इस तरह की जीवन की धारा को आप मोड़ने की कोशिश कर, बहुतों ने किया, कोई कामयाब नहीं हुआ आज तक। तारीख गवाह है इस बात के लिए, ना तो ये लोग कामयाब होंगे। मैं यही दरखास्त करता हूँ कि सबके साथ बराबरी की को उनका अधिकार दिया जाए, सबका रिप्रेजेंटेशन दिया जाए सरकारों में। और जो एक तरफा कार्रवाइयाँ हो, कार्रवाई तो उनके खिलाफ होनी चाहिए जो घोड़ी पर नहीं चढ़ने दे रहे हैं, जो हुजूर के खिलाफ जो है बदजुबानी कर रहे हैं, कार्रवाई तो उनके खिलाफ होनी चाहिए। कार्रवाई मजलूम हमारे खिलाफ हो रही है। हमको आज तक बताइए कोई विज्ञापन देने गया हो और उसके खिलाफ इतनी सख्त धाराओं में जो है FIR दर्ज करके जेल भेज दिया गया हो? आज तक तो ऐसा नहीं हुआ। भाई हमने क्या जुल्म किया है? सिर्फ ये है कि हम दलित हैं, हम मुसलमान हैं, इसके अलावा क्या है? तो ठीक है, अगर आप हमको कुचलना ही चाहते हैं तो कुचलिए, लेकिन याद रखिए जुल्म की जिंदगी बहुत थोड़ी होती है और हिंदुस्तान में अमन कायम होकर रहेगा। बस इसी के साथ मैं अपनी बात करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अब जो भी आपके सवाल होंगे हम उसके जवाब देने की कोशिश करें। करीम भाई, हमारा सवाल ये है कि जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट बहुत कॉमन चीज़ें हैं, हमेशा होती रहती है। तो जंतर मंतर में प्रोटेस्ट ऐसा गुनाह हो गया कि 30 लोगों को तिहाड़ जेल भेज दिया जाए। देखिए, हमने तो जंतर मंतर पे उन्होंने हमारा प्रोटेस्ट को मना करा, हम उसको भी मान गए। हमने कहा ठीक है, हमने प्रोटेस्ट भी कैंसिल कर दिया। हम तो मेमोरेंडम देने गए थे। सिर्फ मेमोरेंडम देने में उसके बीच में सिर्फ वहां मीडिया खड़ी हुई थी, हम उनसे सिर्फ बात कर रहे थे। मीडिया मौजूद है, कोई ऐसा हमने बात भी नहीं की लंबी चौड़ी, मुश्किल से 9 मिनट का, अच्छा 9 मिनट की बात थी। उसी में पता नहीं क्या लगा दिल्ली पुलिस को कि हमने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया और हमें बंद कर दिया गया। ये बेसिकली दिल्ली पुलिस को जो एक टाइम पे मशहूर हुआ करती थी कि इसका प्रोफेशनलिज्म बहुत अच्छा है और दिल्ली पूरे हिंदुस्तान की अच्छी पुलिस है, जब से बीजेपी पावर में आई है तब से इसने दिल्ली पुलिस का चेहरा एकदम तब्दील कर दिया है। और इस वक्त फुल तानाशाही है। दिल्ली पुलिस के अफसर अपने ऊपर से हुक्म लेते हैं और फिर उस पर एक्ट करते हैं। अभी जरा बैठी हुई है कि ओवैसी तो बीजेपी के ही आदमी है, लेकिन यहाँ तो बीजेपी के पुलिस ने आप लोगों को जुल्म कर दिया। इससे क्या साबित हो रहा है? देखिए, आपके सवाल से ही मेरा तो जुर्म जो है वो ख़त्म हो गया, जो मुझ पर इल्ज़ाम है। सवाल ये है कि आखिर दिल्ली पुलिस अगर 30 लोगों को गिरफ्तार कर सकती है तो 2 को क्यों नहीं? अगर छोटे से जुर्म में कि वो वहाँ चले गए थाने में मेमोरेंडम देने, उनको बंद कर सकती है, तो उतने बड़े जुर्म में क्यों नहीं? ये सवाल आज पूरे भारत के आम आवाम में है और वो सोच रहे हैं। अब आता हूँ मैं आपके उसी सवाल पे जिसको मैंने
नहीं दिया जवाब। देखिए, ये वो पार्टियां जो मुसलमानों को वोट लेती हैं लेकिन मुसलमानों के मसाइल पर बोलने की हिम्मत नहीं रखती हैं या बोलने की ख्वाहिश नहीं रखती हैं, बोलना नहीं चाहती हैं, वो सिर्फ गुमराह करने के लिए उस तरह की बात करती हैं कि बीजेपी की डीपीटी में या सीटी में या डीटी में। सच तो ये है, ये बताइए कि बीजेपी जुल्म कर रही है, जुल्म के खिलाफ बोल कौन रहा है? पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ वाहिद मर्द मुजाहिद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है जो बबांग दहल हुकूमत की आंख में आंख डालकर टेक्निकली संविधान के दायरे में रह के बोल रहे हैं। आप बताइए ना, जो बीजेपी की बी टीम नहीं है, क्या आम आदमी पार्टी ने कुछ नामूस रिसालत में कुछ बोला? क्या कांग्रेस ने जो अपने नेता राहुल गांधी के चक्कर में इतने धक्के खाए कल, क्या उनके लीडरान ने नामूस रिसालत पे अपनी जबान खोली? क्या समाजवादी ने कहीं प्रदर्शन किया, या ममता या आरजेडी या बीएसपी, कहीं आपने बताइए मुझे कहीं देखा होगा उनका कोई प्रदर्शन? ये सिर्फ आपके साथ वोट लेना चाहते हैं। आपके मामले में खासतौर से जो सेंटिमेंटल इश्यूज हैं, आपके जो कोर इश्यूज हैं, उनके साथ ये खड़े होना दिखना भी नहीं चाहते। तो इसलिए हमें वो इल्ज़ाम मंजूर है, आम आवाम समझ चुकी है। हम अपना काम एक लोकतंत्र के सिपाही के तौर पर, एक लोकतांत्रिक तरीके से पार्टी के तौर पर अपना काम अंजाम दे रहे हैं। हमने अपना काम अंजाम दिया। सरकार ने हमारे खिलाफ जो जुल्म किया, चूंकि ये सवाल सिर्फ सियासत का नहीं था, ये मेरे आकाए नामदार सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पे सवाल उठाने वालों के खिलाफ आवाज उठाने का था। इसलिए हमने इसको इबादत समझकर, ये समझ करके कि हमारा एक फरीजा है, सियासत बहुत छोटी चीज है इसके मामले में, और हमने ये बात कही और अब आपके सामने भी कह रहे हैं कि जब जब मेरे आका के मामले में कोई बात आएगी तो मजलिस के सिपाही अपनी जानों का नजराना पेश करने के लिए तैयार रहेंगे। सलीम भाई, ये बात सामने आई जब आप लोग जेल गए, ये कौमी सरबराह ने कोई खास रिएक्शन नहीं किया इस तरह की बातें कहेंगे? नहीं, ये असल में आप लोग अगर गौर करें तो जैसे हम डिटेन हुए उस वक्त एक हमारे साथी बैठे हुए INN चैनल के, इन्होंने ट्वीट किया, उसको फौरन असदुद्दीन ओवैसी साहब ने रिट्वीट किया। दूसरा एक स्टोरी की इंडिया टुमारो ने, उन्होंने जैसी स्टोरी करके ट्वीट की, असदुद्दीन ओवैसी साहब ने उसी वक्त उसको रिट्वीट किया। तो चूंकि वो गुजरात के दौरे पे हैं, इसलिए उन्होंने दोनों बार रिट्वीट करके प्लस मुझे टेलीफोन किया, कोर्ट में फोन किया, हैदराबाद से हमारा रिप्रेजेंटेटिव फौरन भेजा, कभी सदर हमारे अंदर है, इनको लुक आफ्टर कीजिए। उसके बाद फिर सेकंड डे उन्होंने अलग से भी ट्वीट किया। तो ये लोगों का बारे में मेरे ख्याल से नॉलेज नहीं है, इसलिए इस तरह की बात है। लेकिन सच्चाई ये नहीं है, सच्चाई ये है कि हम जितने भी लोग हैं, मेरे चाहे ये 200 साथी हो या 27 और साथी हैं, हम सब रहनुमाई जो हासिल करते हैं वो अपने कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से करते हैं। उनका हर पल हर वक्त हमारे साथ और उनकी जो कनेक्शन है वो बना रहता है। आपकी पार्टी के जी साहब, आपने लिखा है सोशल मीडिया पे कि मैंने किताब भी लिखी है और जल्दी आ रही है। नहीं किस मजमून पे किताब? नहीं, लिखी नहीं है। मैंने कहा कि मैंने दुनिया के कई ममालिक का सफ़र किया, तो ये तिहाड़ जेल भी हमारे लिए एक सफ़र है और काफ़ी तजर्बे हुए हैं। तो ज़ाहिर बहुत सारी चीज़ें यहाँ नहीं बताई जा सकती, तो वो तमाम चीज़ें जो है मैं कलमबंद करूँगा इंशाल्लाह, और वो बहुत जल्द किताब मैंने चैप्टराइजेशन कर लिया है और बहुत जल्द हो सकता है विदिन मंथ जो है वो किताब आपके सामने आएगी कि कितना जुल्म किया गया है हमारे साथ। आपकी पार्टी के सांसद हैं इम्तियाज़ जलील साहब, उनका स्टेटमेंट काफ़ी वायरल है, वो फांसी देने की बात कर रहे हैं औरंगाबाद में। उनके इस भाषण को लेकर गैर संवैधानिक बताया जा रहा है, कह रहा है कि ये जो लोग हैं वो माहौल ख़राब कर रहे हैं जिससे आम इंसान को ज़्यादा नुकसान होता है। क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वो क्लैरिटी हो गई। वो कुछ लोगों को गलतफहमी थी कि वो फांसी की डिमांड कर रहे हैं, जबकि था वो उसका उलट, और वो क्लैरिफिकेशन भी आ गया। सवाल वो ये कह रहे थे कि भाई भारत में संविधान है, संविधान की धाराएं मौजूद हैं, उनके अंडर में कार्रवाई होनी चाहिए। आप मुझे बताइए, नूपुर शर्मा का जो एपिसोड है, ये शायद 24 तारीख का है, 23 या 24 का है। हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने उसके खिलाफ आवाज उठा दी थी 26 से 27 तारीख में भिवंडी में। सरकार के कान पे जू नहीं रहेंगी।
वो तो जब सरकार को पता लगा कि जब हमारे उपराष्ट्रपति दूसरे देश में गए और कतर जाने से पहले ही जहाज में उनको बता दिया गया कि वहां पे जो आपका डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के साथ जो आपका डिनर है वो कैंसिल कर दिया गया। और क्यों कैंसिल कर दिया गया, जब पता चली और ये पता लगा कि साहब वो डिमार्च भी कराए हमारे वहाँ के एम्बेसडर को, तब हुकूमत जागी और 8-10 मुल्कों ने उनको हमारे एम्बेसडर को डिमार्च किया, तब उन्होंने सस्पेंड किया। तो हमारी बात पर, हमारे मुतालबे पर, हमारे FIR के ये एप्लीकेशंस पर कोई सरकार ने असर नहीं लिया। ये भी समझ लीजिए आप, ये सरकार इतनी अहंकारी है, अपने हिंदुस्तानियों की आवाज, अपनी तकलीफ का उसको एहसास नहीं है, लेकिन विदेशों के जब बैकलैश हुआ उससे डर के उसने उनको सस्पेंड किया। तो इसलिए बात खराब कौन कर रहा है नहीं कर रहा है ये तो पूरी दुनिया देख रही है। एक सवाल है कि आप कह रहे हैं कि कौन की बात करें, नबी की बात कर रहे हैं, लेकिन जो मौलाना है वो आपकी पार्टी पे, आपके सदर पे आरोप लगा रहे हैं कि लोगों को, आवाम को भड़का रहे हैं। जमात उलमा हिंद, आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए सदर साहब जो बोलते हैं, मेरे ख्याल से वो इस वक्त जो मौजूदा जितने भी पॉलिटिशियन हैं उसमें वन ऑफ द बेस्ट स्पीकर है। उनकी कोई जबान कोई लफ्जिश नहीं खाती। तो आप नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना, आप हमसे ज्यादा आप जानते हैं भड़का कौन रहा है। आप बताइए, मैं जितनी बात बोल रहा हूं, अब मैं भड़का रहा हूं या नहीं भड़का रहा हूं तो आप तय करेंगे अपने चैनल पे। आप कोई मुझे एक बयान लाके बता दीजिए, सुना दीजिए कि जो बैरिस्टर साहब ने एक बात बोली हो जिससे कुछ भड़क जाएंगे। अरे बैरिस्टर साहब ही हैं जो हिंदुस्तान के संविधान की रक्षा के लिए, हिंदुस्तान की संविधान की हिफाजत के लिए रात दिन काम करते हैं। वाहिद एक ऐसा पॉलिटिशियन है जो इतने संविधान को कोट करता है, बाकी कोई कोट नहीं करता। बाकी लोग जो बोल रहे हैं उनको पहले संविधान पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर वो उंगली उठा सकते हैं मेरे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पर। और जमात उलमा हिंद जिसका आप कर रहे हैं ना, वो जमीयत उलमा हिंद नहीं है कि 100 साल पुरानी, वो अभी RSS ने उसको बनाया है और उसकी कोई हैसियत नहीं है कि वो सवाल करे। उसको पहले अभी काम करना चाहिए, फिर सवाल करना चाहिए। सर मेरा सवाल है, ये जो प्रयागराज में आफरीन फातिमा का जो घर बुलडोज किया गया है उसको लेकर बोले तो हैं आपकी पार्टी, सदर बोले हैं, आपकी पार्टी बोली है, लेकिन क्या आपका कोई डेलीगेशन, क्या आपकी कोई टीम वहाँ पर मिलने गई? क्योंकि चुनाव होता है तो अक्सर देखा जाता है कि नेता घूमते हैं। देखिए, हमारे नेता पूरे हिंदुस्तान में जहाँ पे भी कहीं जुल्म होता है उसके खिलाफ बोलते हैं। कश्मीरी पंडित पे देखिए कितना जबरदस्त बोले, बेरोजगारी पे कितना जबरदस्त बोले, चाइना ने जो हमारी लैंड कब्जा रखी है उस पर कितना जबरदस्त बोले, अग्निपथ पे कितना जबरदस्त बोले। वो चूंकि लोगों को सुनाई कम देता है। अब आ जाइए इस तरह के जुल्म पे जो अक़लियत को खासतौर से टारगेट करके किया जाता है। आफरीन फातिमा के घर पे आ जाइए, इस पे भी बोले हैं। मेरे ख्याल से मैंने अपनी सियासी जिंदगी में आज तक इतना बेहतरीन गुस्से में और संविधान के दायरे में दिया हुआ बयान नहीं सुना जितना बेहतरीन बैरिस्टर साहब ने बोला है कि क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री चीफ जस्टिस भी हो गए, फिर तो अदालतें बंद कर देनी चाहिए। ये बिल्कुल लोकतांत्रिक व्यवस्था है भाई। हमारे बुजुर्गों ने ये व्यवस्था बनाई है कि अगर कोई जुर्म करेगा तो उस पुलिस है, पुलिस उसको अरेस्ट करेगी, फिर वो संविधान की धाराएं लगाएगी, उसके बाद भी उसका जुर्म तय करेगी अदालत, सजा अदालत देगी। सरकार का कोई रोल नहीं। सरकार का रोल है इन सब सारी जो एजेंसीज हैं इनको चलाना। तो ये जो मुल्क में जो लोकतंत्र की रोजाना हत्या हो रही है, और इसको कहीं ना कहीं मेजोरिटेरियनिज्म कह सकते हैं, आप बहुसंख्यकवाद कह सकते हैं, कहीं ना कहीं इसको फांसीवाद कह सकते हैं। ये सब जिस तरफ मुल्क की जड़ों को खोखला किया जा रहा है, रूल ऑफ लॉ को कमजोर किया जा रहा है, ये तशवीशनाक बात है। अरे आफरीन फातिमा का तुमने एक घर नहीं तोड़ा, तुमने हिंदुस्तान के रूल ऑफ लॉ को कमजोर किया, ये कहा बैरिस्टर साहब ने बात। अब ये भड़काने वाली बात है, ये वो बात है जो मुल्क को अपने खून से सींच रहा हो कोई शख्स, ये वो बात है। कानूनी रूप से आप कोई चुनौती देना चाहेंगे उनके जो उनका घर तोड़ा गया है? नहीं, देखिए मैं चूंकि दिल्ली का सदर हूँ और दिल्ली के से रिलेटेड मेरे पास मैंडेट है, वहाँ पे हमारे उत्तर प्रदेश की कोई यूनिट करेगी, यहाँ पे मैं दिल्ली की बात कर सकता हूँ। शाम को सर टीम में डिबेट होती है, हिंदू मुस्लिम के प्रतिनिधि बैठते हैं, वहाँ भी इस लड़ाई को जो है मुर्गे लड़ाए जाते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि वहाँ ये लोग नहीं जाने चाहिए, जो हिंदू मुस्लिम जाते हैं शाम को वक्ता बनकर के वहाँ की डिबेट में। देखिए ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जो चौथा स्तंभ मीडिया है
उसको निगेट करके कोई मसला हल नहीं कर सकते आप, उसको इग्नोर करके, उसको अवॉइड करके। सवाल है कि आप उनके बीच में ही रह के सही बात कह के उनको सुधार सकते हो। तो इसलिए ये बात तो सच है कि शाम को जो डिबेट होती है, उन डिबेट में कुछ चैनल ऐसे हैं हमारे जो बिल्कुल एजेंडा पे काम करते हैं, वो मुल्क की डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन अभी ये इन्हीं में से हमें और आपको सबको मिलके इसको इम्प्रूव करना है। कितना कर सकते हैं, क्योंकि जब कुछ गलत हो रहा है इसलिए आवाज़ उठ रही है। आज आप भी सवाल उठा रहे हो, अगर गलत नहीं होता तो कोई आवाज़ ही नहीं उठती। तो इसलिए ये तो तय है कि गलत हो रहा है, लेकिन ये भी ज़रूरी है कि ये गलत ठीक होना चाहिए। ठीक है सर, छोटी सी बाइट कर लेते हैं।